हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग एसएचएम कंप्लीट किए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग वेव का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि किसी को वेव कहते हैं उसको पहचानेंगे कैसे, उसका जनरल इक्वेशन कैसा होगा। तो समझते हैं वेव को। वेव क्या है? वेव एक तरह का पैटर्न है डिस्टरबेंस का। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे वेव क्लियर समझ में आए। जैसे ये कोई तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी रुका हुआ है, रेस्ट में है पूरी तरह से। तालाब में पानी रेस्ट में ही रहता है। इसमें एक पत्थर फेंकते हैं, एक स्टोन को थ्रो की, तो ये क्या होता है, इस तरह का कुछ पैटर्न बनने लगता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, अपने जगह पर ऊपर नीचे होने लगते हैं। ये पत्थर क्या किया, अपने साथ कुछ पानी को लेकर नीचे गया। जैसे ही पानी था, इसमें पत्थर को जैसे ही छोड़े, ये कुछ पानी को लेकर नीचे गया, फिर वो पानी ऊपर आता है। तो इस तरह से ये पानी जो आसपास वाले हैं इसी तरह से ऊपर नीचे होने लगते हैं। कुछ और देखते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग को ऐसे कनेक्ट किए हैं। ये एक वाल है, इससे स्ट्रिंग को ऐसे कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद यहां पर एक बम्प प्रोड्यूस किए, इस पॉइंट को पकड़े और एक बम्प प्रोड्यूस किए। तो ये कैसा होगा, ये कुछ देर के बाद ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। ये जो बम्प प्रोड्यूस किए वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, ऐसा। थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये जो प्रोड्यूस हुआ है बम, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे आप लोग स्कूल में खड़े रहते हैं लाइन में प्रेयर के लिए या किसी चीज के लिए, तो मान के चलिए इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक लाइन में खड़े हैं। अब इस स्टूडेंट को जोर से एक बार धक्का दिया जाए, किसी ने आया और एक लात मार दिया। अब क्या होगा, ये अपने बगल वाले को ऊपर गिरेगा, ये अपने बगल वाले के ऊपर गिरेगा, ये अपने बगल वाले के ऊपर गिरेगा और ये लास्ट में इधर। अब इन तीनों ही केस में देखिए, हम लोग यहां पर एनर्जी दिए थे, इस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दिए थे, वाटर के इस पॉइंट को, इस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दिए थे, नीचे आया था ये। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पैटर्न है ये आगे बढ़ने लगा। एनर्जी हम लोग यहां इसको दिए थे और लास्ट में इस तक पहुंच गया है। यहां इस पॉइंट पर, इस स्ट्रिंग में एनर्जी हम लोग इस पॉइंट को दिए थे, ये बम प्रोड्यूस किए थे। अब ये बम धीरे धीरे कहां चला गया, ये जो पल्स है वो कहां चला गया, आगे चला गया। इससे पहले वाली क्लास में जो प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़े होंगे, यहां से एक पत्थर को फेंके और ऐसा मोशन हुआ, ये यहां आकर के गिरा। ये और जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, इसमें ये पत्थर यहां से यहां तक आया था, लेकिन यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर जो पार्टिकल है, जैसे यहां का जो पार्टिकल है वो थोड़ी देर के बाद, जैसे ये पी पार्टिकल है, तो ये पी पार्टिकल अब कहां चला गया, यहीं पर है। ये पी पार्टिकल यहीं पर है। लेकिन इस केस में क्या था, ये जो स्टोन था ये खुद यहां से यहां तक चल कर आया था। अगर यहां उसका एनर्जी की बात करें तो यहां एनर्जी कुछ होगा, यहां एनर्जी कुछ होगा, यहां एनर्जी कुछ होगा उसका। तो यहां इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये पत्थर खुद यहां पर आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये खुद आगे नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ अपने ही पोजीशन पर ऑसिलेट किया है। ये ऊपर गया, नीचे आ गया, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां नहीं आए थे, ये अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किए, फिर वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, वो अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया। इस तरह से ये जो एनर्जी है वो आगे बढ़ा। इन सब में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। लेकिन जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है वो मीडियम खुद ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे ये पार्टिकल खुद यहां पर नहीं आया था, ये स्ट्रिंग का अलग पार्टिकल है,
तो अगर ये जैसे एनर्जी का या मोमेंटम का ट्रांसफर हो लेकिन मीडियम का ट्रांसफर नहीं हो, और ये जो पैटर्न बनेगा डिस्टरबेंस का, अगर किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किए और उस डिस्टरबेंस में एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर होगा लेकिन मीडियम का ट्रांसफर नहीं होगा, मीडियम खुद से ट्रांसपोर्ट करके उसको नहीं लेकर जाएगा। तो इस तरह का जो पैटर्न है ये पैटर्न वेव कहलाता है। डिस्टरबेंस का पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या कहलाएगा? वेव कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पार्टिकल है वो खुद आगे नहीं जाना चाहिए, मीडियम का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, ये पार्टिकल खुद आगे जा रहा था, यानी कि ये वेव में नहीं आएगा। तो इस तरह का जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या कहलाएगा? वेव कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेव। वेव बोलेंगे किसको? वेव। तो वेव क्या है? वेव इज ए पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम which carry energy from one point to other without transfer of medium। मतलब मीडियम का ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी और मोमेंटम, यहां पर मोमेंटम भी हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी और मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होना चाहिए। तो इस तरह का जो डिस्टरबेंस का पैटर्न है वो क्या कहलाएगा? वेव कहलाएगा। जैसे इस स्ट्रिंग में हम लोग जब बम्प प्रोड्यूस किए थे तो ऐसा बना था, और ये बम्प धीरे धीरे क्या होने लगा था, ये जो पल्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहां पर अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर या नीचे भी आ सकता है। जब ये रिफ्लेक्ट करके आगे आएगा, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन का केस हम लोग आगे देखेंगे, तो अगर रिफ्लेक्ट करके आगे आएगा तो कुछ इस तरह से भी बनेगा, ऐसा। तो ये जो इस पोजीशन से, ये जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर या नीचे जो जाता था उसको हम लोग ऑसिलेशन में क्या बोलते रहे थे? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। तो ये जो y इस डायरेक्शन में y बोल रहे थे, तो y क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है। मीडियम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये प्रेशर भी हो सकता है, ये डेंसिटी भी हो सकता है, या ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन सा वेव है और कैसा चल रहा है। प्रेशर में वेरिएशन की वजह से भी वेव आगे बढ़ता है, डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से भी आगे बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सुने होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो इस तरह से जो y है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। अगर हम लोग मीडियम के बेसिस पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो ये दो तरह के होते हैं। वेव जो है वो दो तरह का है। एक है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, कुछ वेव ऐसे होते हैं जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव। अगर एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे आप लोग 7-8 क्लास में, या एनसीईआरटी में देखे होंगे, एक्टिविटी था कि अगर एक कार के अंदर कोई भी, या एक ऐसा जार था, इस जार में बेल लगा हुआ था, और यहां पर इस जार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और वैक्यूम पंप से इसके अंदर के सारे एयर को निकाल दिया गया था। उसके बाद यहां पर बेल बज रहा था लेकिन बाहर हम लोगों को साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। ये एक एक्टिविटी था।
तो इसमें क्या पता चलता है कि अगर साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम रिक्वायर है, यहां मीडियम का नीड है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगा। तो ऐसा वेव जिसमें मीडियम का जरूरत हो, रिक्वायर हो उसका, तो उस तरह का वेव कैसे क्या कहलाएगा? मैकेनिकल वेव। इसमें क्या होगा? रिक्वायर होगा मीडियम का, रिक्वायर होगा मीडियम का। और ये जो वेव है जिसमें मीडियम का जरूरत नहीं होगा, जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा वेव, इस तरह के जो वेव है, जैसे सनलाइट वैक्यूम में आ रहा है, तो इस तरह का जो वेव है वो नॉन मैकेनिकल वेव कहलाएगा, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं साउंड वेव, जैसे इस स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस किए थे हम लोग, ये भी हो सकता है स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव। ये है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, अगर वेव ट्रैवल कर रहा है और उसके पार्टिकल का, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पार्टिकल का अगर डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या उसका जो वाइब्रेशन है वो किस तरह का है। तो वाइब्रेशन के बेसिस पर अगर हम लोग वेव को कैटेगराइज करें तो फिर से दो तरह का वेव होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और शेप। वेव जो है वो दो तरह का होगा, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो है, जैसे अगर मीडियम का जो ट्रांसफर हो रहा है, मीडियम का जो वाइब्रेशन हो रहा है, मीडियम में जो पार्टिकल्स है, जैसे ये पार्टिकल है मीडियम का, इसका जो वाइब्रेशन है वो इस तरह का है, ऊपर है या नीचे, और वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह का जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। मतलब मीडियम का जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मीडियम का वाइब्रेशन हो रहा है, उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस तरह का वेव क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। लेकिन अगर मीडियम में ऐसा है, ये मीडियम है, इसमें मीडियम का जो वाइब्रेशन है, इसके पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हो रहा है, और वेव का मोशन इस डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल टू द vibration of particle is parallel to the propagation of wave। जो वेव का डायरेक्शन है, वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, अगर उसके पैरेलल इस पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है तो इस तरह का वेव क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड वेव। लिक्विड के सरफेस पर जो वेव होता है, जैसे हम लोग अभी तालाब में क्या किए, पत्थर मारे, तो ये जो वेव प्रोड्यूस हुआ था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ऐसा। तो ये जो वेव है ना, ये वाटर के जो पार्टिकल्स है ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, अपने मीन पोजीशन से या तो नीचे या तो ऊपर आ रहे हैं, तो ये वेव कैसा वेव होगा? ट्रांसवर्स वेव होगा। और साउंड वेव में क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस तरह से बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही यहां से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, क्या होता है? ये अपने बगल वाले एयर को कंप्रेस कर देता है, धक्का देगा, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, मतलब यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब ये अपने बगल वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, तो इस तरह से ये बगल वाला कंप्रेस हो जाएगा, फिर पीछे वाला जो है वो रेयरफैक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के साथ आगे बढ़ता है साउंड वेव। तो इसमें जो पार्टिकल हैं वो अपने बगल वाले को धक्का दिए, फिर ये पीछे आए, तो इनका जो मोशन है वो कैसा है? वेव आगे बढ़ रहा है। तो वेव का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का
जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इसमें वेव का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस तरह का वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा और इस तरह का वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ वेव को देखे थे जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के बेसिस पर क्या देखे थे? वेव के टू टाइप्स हैं, कौन कौन? मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको बोल रहे हैं? द वेव दैट रिक्वायर ए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब मीडियम कुछ भी रिक्वायर हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, गैस का मीडियम भी हो सकता है, टू मूव थ्रू इट। मतलब इसको मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत है? मीडियम की जरूरत है। और नॉन मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल लाइट वेव, इसका एग्जांपल साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव अगर ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पर, फिर से दो तरह का, कौन कौन? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। एग्जांपल लाइट वेव, रेडियो वेव, गामा वेव, जितने भी तरह के लाइट वेव है वो किस में आएंगे? ट्रांसवर्स वेव में आएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें जो पार्टिकल्स है वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और ये प्रोपेगेट होगा इधर या तो इधर। तो इस तरह का जो वेव है क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल साउंड वेव। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव। अगर कोई इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो वो वेव का इक्वेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन जो है वो वेव का इक्वेशन है। तो अभी हम लोग क्या किए थे? एक स्ट्रिंग में बम प्रोड्यूस किए थे, उसी को फिर से देखते हैं। तो जैसे ये कोई वाल है, यहां से स्ट्रिंग जो है वो कनेक्टेड है, यहां से बम प्रोड्यूस किए थे ऐसा, तो ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से ऐसा जाएगा। इसके जहां से बम प्रोड्यूस किए हैं उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। तो चलिए इसको ओरिजिन मान लीजिए, ऐसा ये ओरिजिन है 0,0। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y। चलिए x, y लिख लेते हैं। ये पॉइंट P है। थोड़ी देर के बाद अगर हम लोग सेम y एक्सिस के लिए अगर यहां पर ले, तो यहां y का वैल्यू तो वही रहेगा। ये P जो पार्टिकल है इसके लिए y का वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन x का वैल्यू तो ये ओरिजिन से आगे बढ़ चुका है ना। कितना आगे बढ़ा है? तो ये यहां से यहां आगे बढ़ने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम ट्रेवल किया होगा मतलब। और वेव का अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो मान के चलिए वेव का जो वेलोसिटी है वो v है, और यहां से यहां तक चलने में टाइम t लिया है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s इक्वल टू वी टी। ये तो फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। इसका मतलब अब जो x है, मतलब यहां जो x था प्लस कितना, अगर यहां से नहीं, ये जो पॉइंट था हमारा यहां से, तो अब जो यहां का x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यहां का x, मतलब x एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? x जो पहले था प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? vt। मतलब यहां का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये वो x प्लस vt हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x प्लस vt, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y। y जो है, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल रहे थे ऑसिलेशन में, जिसको अभी हम लोग प्रेशर, डेंसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, जिसमें y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो y के चेंज होने से x भी आगे बढ़ रहा है। और किस में वेरिएशन हो रहा है? तो टाइम में, टाइम भी तो आगे बढ़ रहा है। तो x जो है, सॉरी y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है x और t पर। इसका मतलब y जो है वो फंक्शन है किसका? x का और t का। x में भी वेरिएशन होने से y में वेरिएशन हो रहा है, और t में भी वेरिएशन होने से y में वेरिएशन हो रहा है। तो ये जो y जो है वो फंक्शन हो गया किसका? x का भी और
टी का भी। अब y का या पार्टिकल का जो इक्वेशन देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, y वही रहा लेकिन x ऐसा चेंज हुआ। अगर y को हम लोग कांस्टेंट लेकर के चले तो अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें, अच्छा अगर ये वेव इधर चल रहा होता तो यहां टर्म माइनस भी आता, x माइनस vt। तो अगर इसका जनरल इक्वेशन हम लोग देखें तो जो हम लोग के पास जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू फंक्शन ax प्लस माइनस bt। y जो है वो फंक्शन है किसका, ax प्लस माइनस bt। देखिए ऐसा ही टर्म दिखाई दे रहा है, x प्लस माइनस bt है, यहां पर a का वैल्यू 1 हो गया है और b का वैल्यू भी हो गया है, और यहां अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा था तो यहां पर माइनस था तो यहां माइनस भी है। इसको जनरल इक्वेशन की तरह यूज करेंगे हम लोग। जैसे ऐसा हो सकता था ना, ये तो हम लोग यहां x मान लिए, यहां x का वैल्यू 2x 3x कुछ भी हो सकता था, तो इसीलिए हम लोग इस तरह का एक जनरल इक्वेशन लिया। ये वेव का एक जनरल इक्वेशन हो गया। x में भी चेंज होगा तो y में चेंज होगा, t में भी चेंज होगा, टाइम में भी चेंज होगा तो y में चेंज होगा। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में होगा, जैसे y इक्वल टू लॉग 3x प्लस 2t, ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि हर एक x और t के लिए y डिफाइंड हो, कहीं ऐसा ना हो कि y अनडिफाइंड हो जाए। फॉर ऑल x एंड t y मस्ट बी डिफाइंड, y मस्ट बी डिफाइंड, तभी हम लोग इसको वेव का जनरल इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू 1/2x प्लस 3t। इस केस में अगर x का वैल्यू 0 पुट करें और t का भी वैल्यू 0 पुट करें तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो y इस केस में डिफाइंड नहीं है ना, तो इसके लिए ये जो वेव का इक्वेशन है वो गलत हो जाएगा। वेव का इक्वेशन ऐसा ना हो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, ऐसा भी ना हो। यहां जो पावर दिख रहा है ना, x का पावर 1 और t का पावर 1 है। हाँ ऐसा हो सकता है y इक्वल टू 2x प्लस 3t और इसका पावर 2, इसका पावर 3 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंदर में जो x का पावर है और t का पावर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो 1 रहेगा, इसका जो पावर है वो 1 रहेगा। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब हम लोग बात करते हैं जिस वेलोसिटी के साथ ये वेव आगे बढ़ रहा था, जो हम लोग यहां पर v माने थे, जो यहां पर v आया है उसका वैल्यू क्या होगा। ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ t, यहां t का कोफिशिएंट कौन है, b, तो कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ वेव v, ये हो जाएगा। ये ध्यान रहे ये पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल अपने पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर या नीचे हो रहा था, वो नहीं है, इसका वेलोसिटी नहीं है। ये वेव किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये वेव का वेलोसिटी है। तो वेव का वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b बाई a। क्लियर है। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x प्लस 3t, इसमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर दे देते हैं। अब पूछा है इसमें फाइंड, ये पहले ये जानना है कि ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे,
कि ax प्लस बीटी के फॉर्म में होना चाहिए, तो ax प्लस बीटी के फॉर्म में है ये इक्वेशन। और देखना है नेक्स्ट क्या, y डिफाइंड है कि नहीं। तो अगर x को 0 पुट किए, y को 0 पुट किए, तब भी 15/3 ये डिफाइंड है। y और x के किसी भी वैल्यू के लिए ये y जो है वो डिफाइंड है। सॉरी, x और t के किसी वैल्यू के लिए क्या है, y डिफाइंड है। इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन भी है। अगर ये वेव का इक्वेशन है तो इसका वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कितना है, तो v इक्वल्स टू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ t, b बाई ए था ना, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2। तो इसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5। अगर ये मीटर पर सेकंड मीटर में है तो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ है y इक्वल्स टू है सेम इक्वेशन जैसे 15/3 है, प्लस ऐसा है 2x²। अब हम लोग को देखना है कि क्या ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले देखते हैं x के किसी भी वैल्यू के लिए y जो है वो डिफाइंड है, तो वेव का इक्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ax प्लस बीटी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ax प्लस बीटी के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऐसा √2x प्लस बीटी, इसका स्क्वायर। तो देखिए, तो ये अगर b का वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन है। क्लियर है। किसी भी तरह का इक्वेशन जैसे y इक्वल टू साइन a साइन kx, या कोई भी टर्म यहां हो सकता है 2x प्लस 3t या माइनस 3t, ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है। तो वेव का इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि साइन जो है यहां इधर कुछ भी रखेंगे, x और t का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, साइन जो है वो कहां से कहां तक चलेगा, -1 से 1 तक चलेगा। तो y उसके लिए डिफाइंड भी है और ये ax प्लस बीटी के टर्म में भी है। इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है। अभी हम लोग वेव y का जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस फॉर्म में देखे थे, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x ax प्लस माइनस टी bt, ax प्लस माइनस bt, इस फॉर्म में देखे थे। अगर इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में देखें, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग एक इक्वेशन लाए हैं और वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y का। तो ऐसा del स्क्वायर y बाई del t स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, या यहां भी कोई कांस्टेंट का स्क्वायर लिखते हैं k का स्क्वायर, या k लिख लेते हैं कांस्टेंट, इक्वल टू डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y का del स्क्वायर y बाई del x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में। और ये जो टर्म आता है यहां k, वो होता है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेव का जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो ये जो k है वो क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको del स्क्वायर y बाई del t स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू del स्क्वायर y बाई del x स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्वेशन कैसा कहलाएगा, वेव का इक्वेशन कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
तो डेल वाई बाई डेल टी, ये कितना हो जाएगा? तो ए टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो बाहर आएगा, कॉस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो ये हो गया ए, फिर से ओमेगा, ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा तो ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस लिख दिए बाहर, और साइन ओमेगा टी। ये तो लेफ्ट का टर्म आ गया। राइट के लिए देखते हैं, तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल ए साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू ए ओमेगा, अच्छा यहां तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया? जीरो। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। अब इसको पुट करके देखते हैं, तो क्या ये बराबर हो रहा है? इक्वल तो नहीं हो रहा है। इक्वल दिखाई दे रहा है क्या? इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका वैल्यू ये है और राइट साइड जीरो हो गया, और राइट साइड अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ये इक्वेशन किसका था? एसएचएम का। इसका मतलब एसएचएम जो है वो वेव नहीं है। एसएचएम इज नॉट अ वेव। क्लियर है? हमेशा इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी वो वेव का इक्वेशन कहलाएगा। नेक्स्ट एक और इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा है। तो डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी, ये कितना हो जाएगा? तो डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में है तो x वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो a और चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लिख दिए, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नेक्स्ट हम लोग को देखना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ओमेगा टी का टर्म कांस्टेंट होगा तो k बाहर आएगा, तो माइनस, यहां माइनस भी है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस के ए और कॉस का साइन, एक बार लिख लेते हैं पहले। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? तो डेल वाई बाई डेल एक्स, ए तो बाहर हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो ये एक के बाहर आएगा तो माइनस के बाहर आएगा, यहां माइनस साइन होने की वजह से तो माइनस के, और साइन का कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। नेक्स्ट इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो एक बार फिर से माइनस के बाहर आएगा तो माइनस के और माइनस के मिलकर के प्लस, और कॉस के का जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन, तो एक माइनस रह जाएगा, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? तो देखिए तो साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ऊपर में क्या है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहां क्या बचा माइनस ए के स्क्वायर। ये ए से माइनस माइनस कैंसिल, ए से कैंसिल, तो क्या बचेगा ये कैंसिल, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखिए तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, यहां v का स्क्वायर है, यहां k है, मतलब कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या है यहां पर ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर जो है वो क्या है कांस्टेंट है ये टर्म, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां वेलोसिटी, इस इक्वेशन में ये जो वेव का इक्वेशन है उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये एक वेव का इक्वेशन है। वेव का जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt। तो अगर ऐसा हो जाए y इक्वल टू ax प्लस bt या y इक्वल टू माइनस ax माइनस bt, ये दोनों का जो साइन है, x के साथ जो साइन है वो प्लस है, y t के साथ भी जो टाइम साइन है वो भी प्लस है, यहां x के साथ माइनस है और t के साथ भी माइनस है, दोनों का साइन अगर सेम है तो इस केस में वेव का जो प्रोपेगेशन होगा, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर अलग अलग हो जाए, जैसे y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी टी या y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी, तो इस केस में जो वेव का प्रोपेगेशन होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, प्रोपेगेशन ऑफ वेव ये किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहां देखते हैं, ये जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे हैं, यहां ओमेगा टी जो है वो प्लस में है और के एक्स जो है वो माइनस में है। इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में वेव जा रहा होगा, ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, अलग अलग में। इसका मतलब ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्लियर है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।